नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट लैडर में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक स्टॉक की चर्चा करेंगे। उससे पहले कहूँ, जो एक स्टॉक एक कंपनी है, जो कंपनी नियरली अबाउट एक महीने की दौरान करीब करीब 50% की उछाल कर लेती है। क्या आपको विश्वास होगा ऐसा? तो मैं विश्वास के साथ साथ अपनी प्रूफ भी साथ में रखता हूँ, लेता हूँ और समझने के प्रयास करता हूँ। देखिए, कंपनी एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई है, उमा एक्सपोर्ट नाम है। पिछले एक महीने की चार्ट की अब हम आकलन करके देखें, पिछले एक महीने में ही इसकी जो स्टॉक परफॉर्मेंस रही है, वो करीब करीब अभी टॉप पे कारोबार करती नजर आ रही है और 50% से ज़्यादा की उछाल के साथ कारोबार करती नजर आती है। दोस्तों, हो सकता है संजोग की बात है, ये टाइम फ्रेम की बात हो सकता है कई बार इसको हम आकलन यदि बुल मार्केट से बियर मार्केट करते हैं, बियर से बुल करते हैं, तो कई बार डिफरेंस होती है। लेकिन स्टॉक में ये देखा जाए तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, इस टाइम फ्रेम को पिछले 6 महीने के डेटा में, यहाँ क्या लगता है, ये बुल मार्केट और बियर मार्केट को कंपेयर किया जा रहा है। पिछले एक महीने के डेटा को हमने चर्चा की। यदि हम ओवरऑल चर्चा करें तो शायद काफ़ी ज़्यादा गुना बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए, आज ऐसे स्टॉक की चर्चा करेंगे जो कि कंपनी एक्सपोर्ट से जुड़ी है। शायद इसकी नंबर से मुझे पता चलता है कि एक कलकत्ता में कंपनी है, शायद जो टेलीफोन नंबर ऊपर आती है, हो सकता है। पुमा एक्सपोर्ट कंपनी का नाम है। कंपनी करती क्या है, वो एक्सपोर्ट करती क्या है, अब ये समझना जरूरी है। देखिए, इसके वेबसाइट्स पे जैसे देखने को मिलती है कि ये खास करके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे कामकाज करती है। कंपनी का नाम है उमा एक्सपोर्ट। कहती है जो इंगेज इन द ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड द, जो कि इसका कमोडिटीज़ को लेकर कहती है, जैसे जिसमें शुगर होगा, स्पाइस होगा। समझने वाली बात यह है, जो कंपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर के कंपनी कामकाज करती है, जिसमें कि इन्होंने अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी को नाम नाम मेंशन किया हुआ है। जी, राइस ब्रेन, इसके अलावा कहती है कि वाइल की बात करती हैं, मथपी की बात करते हैं, ब्लैक की बात करते हैं, बीन्स की बात करते हैं। तो ये सारे के सारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होती है उस पर क्या करती है, ट्रेडिंग करती नजर आती है। तो चलिए, इसका स्टॉक मार्केट तरफ हमने जब देखा, हमें बड़ा अचंभित हुआ कि अच्छा, स्टॉक ने पिछले एक महीने में इतना जंप कर लिया, जबकि एक साल के दौरान भी देखने को लगा 182% की जंप होगी। तो क्या स्टॉक में कुछ है क्या? अब क्या बात है, इसके बाद ही हम जानने की प्रयास करें। चलिए, ओमा एक्सपोर्ट, ये देखा गया कि कंपनी के बुक वैल्यू करीब करीब 56 के आसपास है। इंट्रेंसिक वैल्यू और भी थोड़ा सा अच्छा है। एक चीज़ और देखिए, मैं सामने लेता हूँ, और वो चीज़ है इसकी नेटवर्थ की कंपेरेटिव कंपेरिजन टू द, जो रिवेन्यू निकल के आती है वो क्या। देखिए, कंपनी के पास जो नेटवर्थ है, वो कितनी ज़मीनी हकीकत से जुड़ा हुआ है, ज़मीन पे जाकर अटकी पड़ी है। लेकिन रिवेन्यू के मॉडल कहता है कि ये तो कई गुना की बढ़ोतरी के साथ कर रहा है, लेकिन उसी हिसाब से प्रॉफिट का पार्ट नहीं के मुताबिक ही बनती है, चाहे हम इसको आकलन करके देखें। ये तो था स्टैंडर्ड डेटा। कंसोलिडेटेड डेटा भी देखें तो शायद नियर अबाउट लगता है कि सेम ही कहता है, तो अच्छा कंसोलिडेटेड डेटा हो या स्टैंडर्ड डेटा की तरफ का आंकड़ा कहता हो। अब आइए हम समझने के प्रयास करते हैं कंपनी को लेकर के। जहां कंपनी में फिलहाल जो भीड़ कहता है कस्टमर को लेकर के, अर्थात स्टॉक कस्टमर की बात कर रहा हूँ। स्टॉक कस्टमर की बात यह है, जो कंपनी में जो सेक्टर की बाकी कंपनियां, ऐसी तरह की कंपनियां हैं जो कि एक्सपोर्ट करती है, ये सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, उनकी दुकानों पे करीब 39-40 लोगों की भीड़ है। लेकिन यहाँ पे इस कंपनी के शेयर के प्रति जो भाव है मार्केट का, वो केवल 28 लोगों की भीड़ खड़ी हुई। मतलब अभी यहाँ से कितने गुने की बढ़ोतरी होगी, ये देखा जाए, कह सकते हैं यहाँ से नॉर्मल 30% 32% के आसपास की उछाल आने की संभावना बनती है। और यहाँ से यदि 30% की उछाल बनती है, तो शायद कहाँ जाएगी, यहाँ 40 रुपये का ऐड कर दीजिए, तो शायद 180 के आसपास का ये जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जाएगा, जा सकता है, यदि इस फॉर्मूला की बेसिस पे ही हम आकलन करके देखें सेक्टर की बाकी कंपनी। अब चलिए, यहाँ पे भीड़ के प्रति क्या कारण हो सकता है। देखिए, इसके प्रति सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है डेट, ईपीएस को लेकर। इसका माप यहीं से माप किया जाता है कि आखिर भीड़ कितना है, किस लेवल से। तो लेवल कहता है जो 10 रुपये की फेस वैल्यू वाली कंपनी के जो अर्निंग है पर शेयर का, वो 4 रुपये 76 पैसे का अर्निंग है, जिसकी वजह से मार्केट में भीड़ खड़ी हो गई 28 गुना, जिसकी वजह से फिलहाल प्राइस ये थी। ये दोनों प्राइस हमेशा चलने बुलने वाली प्राइस रही है।
अब आते हैं यहाँ पे बिहेवियर के आकलन से पहला पहला कंडीशन बनती है, क्या बिहेवियर के प्रति जो क्वालिटीज़ हैं वो तो निकल गई माप करने के लिए। पहला है डेट टू इक्विटी को लेकर, आखिर कंपनी में आखिर बर्डन क्या है, क्या कहती है बर्डन को लेकर के। दूसरी तरफ कहती है करंट रेशो को लेकर। तो करंट रेशो क्या कहता है, कहता है इसमें क्या आकलन है, इसको हम दोनों को आपस में क्या करेंगे, एक रिकनसाइल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ईपीएस की पार्ट है वो पीएल की पार्ट है, जो कि एक दिखावा होता है, जबकि बैलेंस शीट आपको क्या बताता है, हकीकत से बयां करता है। इसीलिए हमने इसको सारे के सारे डेटा को कंबाइन करके हमने एक बनाया आर टू आर को लेकर, जहाँ पे रिस्क टू रिकन्सलेशन, रिस्क टू रिवार्ड भी देखेंगे, साथ में रिस्क टू रिटर्न, यदि इन्वेस्टर को मिला होगा, कुछ हाथ में मिला होगा, उसकी भी चर्चा करेंगे, जो हमने पहले कहा दिया पिछले एक महीने में करीब करीब 50% से ज़्यादा की उछाल करती नजर आती है। तो आर कहती है करीब 7%, आर कहती है करीब 5% के आसपास का, डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छी खासी 72% के आसपास की, प्रमोटर कोई प्लेज नहीं है, और नंबर ऑफ शेयर भी करीब 3 करोड़ 38 लाख के आसपास है, मार्केट कैप करीब करीब 500 करोड़ के आसपास टच करने वाली लगती है। तो छोटा सा कंपनी है, 500 करोड़ के आसपास का ये बनता है, क्या बनता है, मार्केट कैप। आइए इसको समझने के प्रयास करेंगे। जहां कंपनी 1988 में बनी थी, ओमा एक्सपोर्ट लिमिटेड, और कहती है ट्रेड शुगर, स्पाइस, फूड ग्रेन्स, चीज और पल्सेस संदर एक्सेट्रा, जो कि प्रोडक्शन की बात कर नजर आती है। अब हम इसको समझने के प्रयास करते हैं। जब हमने वेबसाइट्स का सहारा लिया, कंपनी के वेबसाइट्स के ऊपर क्या क्या निकल के आता है, अब इसके बारे में कहते हैं। दोस्तों मैं पहले बताऊं, मैं कोई भी ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई ट्रेडर्स नहीं हूँ, ना कोई एडवाइज़र हूँ किसी स्टॉक को लेकर के, ओनली एज ए लर्नर मार्केट में लर्न करने का प्रयासरत रहता हूँ, जिसके यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और यदि ज्वाइन करते हैं तो शायद इंक्रीजिंग ऑफ द बेटर लर्निंग हो सकता नज़र आता है, जिस पे फिलहाल हम फोकस करते नज़र आते हैं, जिसका नाम है लर्निंग अवेयरनेस एंड एजुकेशन पे ही फोकस करना, जिसमें हम बी केयरफुल बी अवेयरनेस की बात लेके आते हैं, जहाँ पे ढेर सारे कंपनी, जैसे हम अपनी जो कि खास कर उन बातों को लेकर कहता हूँ जहाँ पे हम फंडामेंटल के अंदर उन एस्पेक्टों को देखता हूँ जो शायद नॉर्मली हम उसको नहीं देख पाते यदि हम समरी डेटा की तरफ देखें तो। इसीलिए चलिए समरी डेटा को छोड़, समरी डेटा के पीछे पीछे हम जितने भी हाईलाइट हमने किया था उसके पीछे एक एक करके हम जानने के प्रयास करते हैं। कंक्लूजन हमें वहीं से निकलेगा, जो क्या ये प्राइस 180 के आसपास जा सकता है, नहीं जा सकता, सब पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है। तो देखिए चार्ट का आकलन तो ये कहता है कि 180 क्या है 200 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक लंबी डील हो चुकी है, लंबी उछाल आई थी। देखिए यहाँ से लंबी उछाल आई थी, मार्केट ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी परसेंट के ग्रो किया, तो यहाँ से देखा तो 60 रुपये का शेयर 108 रुपये का हो जाता है। अब यहाँ पे यदि उछाल बना रही है यहाँ से इस प्राइस के आसपास, तो शायद उछाल बनती बनती शायद क्यों नहीं जा सकती है मार्केट में। आइए पीयर्स की तरफ देखें तो कैसे, सबसे पहले अदानी एंटरप्राइजेस है, एजिस लॉजिस्टिक्स हैं, सेलोज वर्ल्ड जैसे कंपनी, जहाँ अनासाज जैसे, कंज्यूमर जैसे कंपनी, इन सभी कंपनियों में हमने एक चीज़ नोटिस किया, सबसे ज़्यादा यदि भीड़ किसी कंपनी में है ना, वो कंपनी का नाम है अनासाज। अनासाज में सबसे ज़्यादा भीड़ है किसको लेकर के, शेयर को लेकर, शेयर होल्डर को लेकर, निवेशक को लेकर कह सकते हैं, ट्रेडर को लेकर कह दीजिए। चलिए अब हम समझने के प्रयास करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का क्या डेटा था और वो क्या दिखाना चाहता। इसके बारे में देखें तो ये कहता है, जो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल दर्शाती है, और ये दर्शाता है, नज़र आता है कि जून से जून में क्या ग्रो लेवल है, और इसलिए ग्रो लेवल है। पिछले मार्च से थोड़ा सा गिरावट है, लेकिन ये ट्रेंडिंग क्या कहता है कि नियर अबाउट देखने को मिला सितंबर 21 से लेकर के अभी तक का सेम जोन में इनका कामकाज हुआ है। कभी भी 300 करोड़ से नीचे एक बार आया था शायद 2022 के अंदर इस क्वार्टर में, उसके बाद 300 करोड़ के आसपास एक बार और आया था। नियरली 2 टाइम इन्होंने 300 करोड़ को क्या किया, डिप कर लिया, बाकी टाइम ये 300 करोड़ से 400 करोड़ के बीच में ही निकल गया, 500 करोड़ तक की बात मारते हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए बहुत कम है, 2% के आसपास की, 2.5% के आसपास बनती है। अदर सोर्स ऑफ इनकम भी थोड़ा बहुत करके है, जहाँ पे ये भी देखा जाए तो इनकी नेट प्रॉफिट का आंकड़ा यदि हम करें ईयर ऑन ईयर से, तो काफ़ी अच्छा उछाल लगा है।
काफ़ी लंबी उछाल, लेकिन पिछले क्वार्टर से इसमें गिरावट का देखने को मिला। इसके बारे में परसेंटेज ऑफ क्या कहता है, तो परसेंटेज की तरफ देखें तो ये कहता है जो इसमें रिवेन्यू मॉडल लगातार इंक्रीज 21% के आसपास। अब जो एक्सपेंसेस था वो गिरती हुई नजर आई, अच्छी बात है। जो बाकी पार्ट था इनकम सोर्स वो करीब 1000% से ज़्यादा का उछाल है। बाकी जो था नेट प्रॉफिट मार्जिन 800% से उछाल। और इतना ही नहीं, इबिटा भी करीब करीब 641% के उछाल के साथ कारोबार करती नजर आई। ये सारे के सारे डेटा किसका है? कंपनी की खुद की डेटा बिजनेस का, कंपनी की खुद की बिजनेस डेटा है। और इसमें चार्ट का आंकलन हम करके देखें तो ये कहता है हाँ ठीक है, मतलब ना जिस हिसाब से इसका परसेंटेज ऑफ गेन है उस हिसाब से मार्केट भी चलती नज़र आती है। उसमें रिवर्सल वाली सिचुएशन देखने को नज़र नहीं आई। ईयर एंड ईयर बेसिस पे कहता है जो लगातार क्या बढ़ती नज़र आती है या नहीं बढ़ती। कहती है कंपनी 300 करोड़ के आसपास हुआ करता था, 350 मान लेते हैं। आज के टाइम में देखने को मिला पिछले 5 सालों में ये 350 करोड़ से 1500 करोड़ का रिवेन्यू सेल्स कर रही है कंपनी। जब सेल्स इतनी तगड़ी कर रही है, एक्सपेंसेस भी काफ़ी तगड़ी है, जिसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन केवल 1% के आसपास, क्योंकि ट्रेडिंग का काम है इनका, तो ट्रेडिंग में 1% की मार्जिन रख के चलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और इसके हिसाब से देखा गया तो टोटल ऑन एवरेज 10 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे बुक करते हैं। इससे पहले भी कंपनी ने 28 करोड़, 24 करोड़, 13 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी फिलहाल ये अपनी टॉप पिक पे काम करती नज़र आई है, या टॉप लेवल पे ही कंपनी का कारोबार निकल के आती है। इसी चीज़ को हम परसेंटेज वाइज यदि मार्कन करके देखें तो वो क्या कहता है? वो कहता है जो ईयर एंड ईयर बेसिस पे 3% की उछाल आई रिवेन्यू के अंदर, बाकी सारी चीज़ों में गिरावट देखने को मिला। किसके हिसाब से? ईयर एंड ईयर बेसिस पे। केवल सेल्स को उन्होंने बढ़ाया क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिट गई। तो केवल किसके हिसाब से सोचना चाहिए? क्या सेल्स के हिसाब से सोचना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या फिर नेट प्रॉफिट के हिसाब से सोचना चाहिए? क्योंकि इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम भी तो है, ये भी तो है, जो कि उसमें कुछ खर्चे नहीं था, जो उन्होंने खर्चा किया इसका इनकम आ गया। आइए, ये प्रॉफिट हमेशा बुक किया हुआ वैल्यू है, इसके पीछे हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। हमेशा कहता हूँ, और वो बुक किए हुए वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पीएल भी दिखावा की पार्ट है। इसके हकीकत को जानने के लिए हमें बैलेंस शीट को जाना पड़ेगा। उसमें हम करने वाले हैं आर टू आर को लेकर रिस्क टू रिकन्सिलेशन करेंगे, और वो क्या कहता है वो समझने की प्रक्रिया। देखिए, बैलेंस शीट फिगर आउट में देखने को मिला हमारी सबसे पहली नज़र जाती है अपनी लायबिलिटीज़ को लेकर। तो लायबिलिटी साइड में देखने को मिला कि कंपनी ने लायबिलिटी को इंक्रीज किया। अब सवाल यहाँ पे आता है, क्या इंक्रीज का यूज कहाँ पे किया? पैसे तो लिया, क्या पैसे एंजॉयमेंट के लिए लिया, एम्प्लॉय खर्च करने, पार्टी करने के लिए लिया, या फिर कुछ प्रोडक्टिविटी को ले लिया, को लेकर लिया? तो कहती है नहीं नहीं, प्रोडक्टिविटी के लिए कुछ ऐसा था नहीं। जो पैसा उन्होंने लिया वो कहती है जो हमने कहाँ खर्च किया, कहती है हमने पूरा पार्ट तो यहाँ 2 करोड़ के आसपास देखने को। रेस्ट पैसा कहाँ गया इनका? रेस्ट पैसा की बात उन्होंने देखा कि इनका इन्वेस्टमेंट भी टूटता नजर आया, और यहाँ से देखा जाए तो कितना करोड़ के आसपास, करीब 13 करोड़ के आसपास लिया था उन्होंने पैसा एक्स्ट्रा। तो 13 करोड़ गया कहाँ? तो 2 करोड़ तो यहाँ दिखता है, 2 करोड़ यहाँ से कम हो जाता है, इसका ट्रांसफर करके यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। तो 13 करोड़ की वैल्यूशन शायद यहाँ पे देखने को बन रही है। आखिर 13 करोड़ का अदर एसेट्स में क्या ऐसा काम कर रखा है जिसमें जैसे इनका है? अब देखिए, यहाँ पे मैं एक बात कहूँ तो इनका उधार का टोटल है कितना? 116 दिन के लिए 116 116 करोड़ का, सॉरी 116 करोड़ का क्या है? उधार पला हुआ। और उधार के पीछे इनका रिस्क क्या कितना कहता है, और रिस्क में इनके पास क्लाइंट कौन है, क्लाइंट के कितने दिन पैसे देते हैं, ये सारे देखना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ सेल्स के हिसाब से कितना था, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे कितना था, इन सभी चीज़ों को आकलन करते हुए देखा जाए तो 116 करोड़ के हिसाब से कितना रेशियो बनता है? कहते हैं 8 दिन एक महीने में पैसे आते हैं, या फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है। लेकिन चिंता की बात एक जगह पे है, वो है प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के। जहाँ पे 116 करोड़ ये कहते हैं, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो कितना है? नियरली 10% मान लेते हैं, 10% कम मान लेते हैं, 8% मान लेते हैं। यहाँ पे 10 करोड़ के प्रॉफिट के हिसाब से, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था इनका? केवल 1% का, 1% हिसाब से इन्होंने रिस्क काफ़ी ज़्यादा लिया हुआ है। यदि इनके रिस्क फैक्टर में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ, बात कह रहा हूँ ऊपर नीचे हुआ, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो पार्ट थी नेट प्रॉफिट का भी देखें तो शायद इनकी टूट जाएगी, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था?
1% का। टोटल इतना प्रॉफिट कितना था, 116 करोड़ के आसपास डेटर था। प्रॉफिट उन्होंने बुक 10,000 का, 10 लाख का, 10 करोड़ का बुक किया। तो इसमें थोड़ा सा इनका रिस्क फैक्टर केवल केवल इस बातों से लेकर के जहाँ पे ये आंकड़ा आंकड़ा देता है। आइए बैलेंस शीट तरफ हम एक फिगर समझने की प्रयास करें। तो यहाँ पे कहती है कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर देखने को मिला कि 70% की, सॉरी 23% की गिरावट दर्ज करती है। इसके अलावा देखने को मिला कि करीब 11% के आसपास की इनकम एसेट्स बनाती है और लायबिलिटी भी करीब 20% के आसपास उछल जाती है। ये इसका आंकड़ा था। अब आती है कुछ सेंटिमेंटल को लेकर, क्या सेंटिमेंटल इसके बारे में क्या समझना चाहिए। यहाँ पे फिलहाल कोई सेंटिमेंटल तो नहीं है, वैसे कोई बोर्ड मीटिंग और एजीएम को लेकर चर्चा होती रहती है, ये ऐसा कुछ अपडेट था। निवेशक इसमें कंपनी में काफ़ी अच्छी खासी थे, करीब 24,000 के आसपास निवेशक बने हुए थे। और यहाँ पे कंपनी ने कुछ सेंटिमेंटल देखा, तो यहाँ वॉल्यूम अपर सर्किट को लगातार टच करती है, जहाँ पे 5% की सर्किट टच करती नज़र आती है। ये इनके लिए एक पॉइंट था। और यदि निवेशक की तरफ देखें तो इसमें क्या इन्होंने अलग अलग कारोबार भी किया था, कहती नहीं। जहाँ पर निवेशक की तरफ देखें, निवेशक को देने वाले फायदे को लेकर के यदि कंपनी ने कुछ दिया हो तो वो क्या कहता है, उसके बारे में हम देखने का प्रयास करें। देखिए, कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया आज तक। कंपनी ने ना डिविडेंड दिया, ना बोनस दिया, ना कुछ अपनी कुछ ऐसा स्पेशल डिविडेंड की बात, कुछ दिया ही नहीं कंपनी ने। जब दिया नहीं, इसके प्रति क्या जानने की प्रयास। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कंपनियां हैं। जो निवेशक की बात करें तो निवेशक क्या आती है, करीब 72% तो प्रमोटर खुद ही बैठे हैं। प्रमोटर खुद के अलावा देखा जाए तो इसमें कुछ इनकी एक ही कंपनी की अलग अलग कंपनियां ही काम, एक ही कंपनियां देखने को मिलती है। इसके अलावा श्वेता केमकाज ग्रुप्स की कंपनी देखने को मिलता है, नाम इनका उमा एक्सपोर्ट है। इसके अलावा देखा जाए पब्लिक के पास करीब 70% की होल्डिंग है। इस 70% की होल्डिंग में भी कुछ होल्डिंग देखने को मिलता है जो कि शायद बड़े कंपनीज़ की लिस्ट में निकल के आती है, जिसमें कुछ शायद हो सकते हैं जो कोई ब्रोकिंग हाउस या जो बड़ी हैं वो उन्होंने अपनी पोजीशन लेके बैठे हो, क्योंकि मार्केट कैप करीब करीब 500 करोड़ के आसपास का है। अभी तक उतना बड़ा मार्केट कैप बना नहीं है, तो मार्केट को उतना भी जो बड़े ट्रेडर होते हैं उनको कैप्चर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात निकल के आती है। यहाँ पे हमने ये देखा, यहाँ पे टोटल देखा गया कि यहाँ पे निवेशक अच्छे खासे थे पहले, लेकिन निवेशक की तादाद धीरे धीरे घटती गई। ऐसा क्यों हुआ? 40,000 के अलावा निवेशक यहाँ से शिफ्ट करते गए। उसका रीजन ये होगा तो इसमें कुछ बड़े बल्क डील की ट्रेडिंग आई होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने देखा कि इनमें अभी 26 अगस्त का भी बल्क डील हुआ था, जिसमें देखने को मिला कि कुछ एक पार्टी थी जिन्होंने बाई किया था और एक पार्टी ने सेल आउट किया था। जब बाई करने वाली पार्टी काफ़ी बड़ी देखने को मिलती थी, करीब ये लगातार उन्होंने खरीदा है ये कंपनी। अब इसको क्या कहें, सोचिए, इसको सोचिए क्या कहें। ये आगे अभी बाई किया है 3.5 लाख शेयर, अभी ये बाई किया 3.5 लाख शेयर, आगे चल करके ये सेल आउट करेंगे तो ये इनका क्या होगा, ये क्या है मार्केट में नाम से पता चलता है कि शेयर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड है। इनका काम है ट्रेडिंग करना, मतलब ऑपरेटर। इन्होंने लिया, आगे चल करके बेचेंगे। जब मार्केट में बेचेंगे तो मार्केट में क्या होगी, हलचल बनेगी। जिस दिन लिया होगा उस दिन मार्केट में बड़ी हलचल होगी। देखिए ये कब लिया था उन्होंने, 26 अगस्त को उन्होंने लिया था। अभी 26 अगस्त के दिन की बात करें तो 26 अगस्त को देखिए मार्केट में क्या थी, हलचल चल रही थी। 26 अगस्त को मार्केट में क्या हुआ, हलचल हुई। हलचल हुई तो मार्केट में उछाल लेके आई। कोई तो बेचने वाला था तभी तो लेके आए। ये मार्केट की कैसे चीज़ें हमने देखा। आइए इसको और समझने के प्रयास करते हैं, कहाँ पे एनालिसिस पार्ट को लेकर, फिर हम चार्ट की तरफ देखने का और डालेंगे और समझेंगे टर्न ऑन इक्विटी को लेकर क्या क्या, निवेशकों को लेकर क्या क्या। यहाँ पे देखने को मिला जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू और बाकी सारी कुछ ऐसा देखने को नजर नहीं आई। फंडामेंटल्स में कोई बड़ा इशू नहीं था इसके अंदर, केवल एक इशू था जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1% बनती है तो मार्केट में 10 करोड़ के बिहाफ से, जिसमें अदर सोर्स ऑफ इनकम भी एडेड है, उसके हिसाब से मार्केट ने इनको काफ़ी ज़्यादा उधार उन्होंने कर रखा है। क्योंकि कहते हैं एक महीना में पैसा आ जाता है, उनमें कुछ कमी हो तो फिर शायद उनकी प्रॉफिट मारी जा सकती है, जो कि बैड डेट कन्वर्ट हो सकती है। जहाँ चार्ट के आंकड़ा यह कहता है कि फिलहाल स्टॉक में लगातार बल्क ट्रेड हुआ था और बड़ी ऑपरेटर्स इसमें इंटर किए हैं। जब ऑपरेटर इंटर किया तो मार्केट अभी उछलती हुई नजर आएगी, और ऑपरेटर जब बेचेंगे तो मार्केट क्या होगी, डिप की तरफ जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे चार्ट ट्रेंडिंग ये कहता है कि मार्केट ने अभी लगातार सिलसिला क्या है, इसको चलने का सिलसिला। और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हुई थी, ऐसा नहीं था।
प्रॉफिट बुकिंग हमेशा चलती है, एक खरीदते हैं एक बेचने का सिलसिला तो लगातार चलता ही रहता है। निवेशकों की तरफ रिटर्न की तरफ देखें तो कंपनी में पिछले हमने कहा कि पिछले एक साल में, पिछले 5 साल में करीब 52% के आसपास का उछाल दिया है। और कह सकते हैं कंपनी ने पिछले 5 साल के ब्रेकआउट को तोड़ के आगे निकली है रिसेंटली। शायद इनके लिए शायद काफ़ी अहम भूमिका है जहाँ पे इन्होंने ब्रेकआउट के तोड़ के आगे निकली है फिलहाल की प्राइस के आसपास को। तो मार्केट में एक लंबी, जब को सोचते हैं ना जहाँ मार्केट में कुछ बड़ी ब्रेकआउट आने वाली कोई स्टॉक्स, तो इसी तरह के स्टॉक में निकल के आते हैं जो कि लगातार फिर उसके बाद पता है क्या होता है, ब्रेकआउट के बाद लगता है कि मार्केट उस टाइम बढ़ती सकती है, बढ़ने वाली लगती है। आते हैं गोल्डन रूल की तरफ। गोल्डन रूल ये कहता है जो मार्केट में आप जब भी एंट्री करें अपनी रिस्क फैक्टर को देख लीजिए, अपनी प्लानिंग को देख लीजिए, अपनी बजटिंग को देख लीजिए, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या कहती है, उसके बाद मार्केट में एक पॉइंट है, हमेशा ही यदि आपकी ग्रो लेवल के आसपास है, वहां तक नहीं पहुंच पा रही, आपकी ग्रो लेवल के आसपास है, आपको लगता है तो वहां पे क्या करना चाहिए, कट मारना चाहिए। सीधे सीधे क्या कहता हूँ, कट मारना चाहिए। कट मारिए, प्रॉफिट बुक कीजिए। आपको लगता है दूसरा जैसे स्टॉक में रहना है तो इसी स्टॉक में रहिए, अगर बाद दूसरे स्टॉक में स्विच कर लें, क्योंकि ट्रेडर का काम ही यही है। और ट्रेडर के साथ इन्वेस्टर की यही सोच भी होती है, इन्वेस्टर का काम भी यही है कि टर्म और जो ग्रोथ पोजिशंस हैं दोनों को आपस में हाइब्रिड करके एसएल की पॉइंट्स को बिल्कुल याद रख के ही चलना होता है। तो गोल्डन रूल यही कहता है। और दोस्तों मैं कोई एडवाइजरी और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कहा था कितना तक जाएगी, 180 से 200 तक जा सकती है। तो अभी फिलहाल तो जो बल्क डील हुआ है उसके हिसाब से आगे सिलसिला बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों मैंने कहा कि मैं कोई भी ट्रेडर्स नहीं हूँ, ना कोई एडवाइजर्स हूँ किसी स्टॉक के प्रति, ना कोई स्पॉन्सर हूँ, एज ऑन मार्केट में लर्नर हूँ। आप सब्सक्राइब करते रहिए, ज्वाइन करते रहेंगे तो हमारी और भी लर्निंग पॉइंट्स को इंक्रीज करते जाएंगे और हम समझते चल देंगे, और आपके लिए कुछ नई एक्सपेक्टेशन के साथ, न्यू स्ट्रेटजी के साथ, कुछ नए कंसेप्ट के साथ, फंडामेंटल से कुछ टेक्निकल ट्रेंड की बातें भी सामने रखने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।